तो हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज अवर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग क्लास 12 और बीएससी केम। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 प्रिपरेशन बोर्ड 2025 के लिए। अच्छा, ये आप लोग के लिए बहुत अमेजिंग रहने वाला है क्योंकि एमसीक्यूज और एसेशन एंड रीजनिंग पे बात होगी। चैप्टर क्या चल रहा है? केमिकल काइनेटिक्स। जैसे कि हम लोग इसके नोट्स प्लस इसके न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो उस वीडियो में भी देख के आओ। तो स्पेसिमेन पेपर की बात करते हैं। स्पेसिमेन पेपर और बोर्ड पेपर दोनों में से मैंने सब में से जितने हो सके थे मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चंस बचे तो मैंने वो अपनी तरफ से लिए ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो नोट्स में क्लियर हुए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स में, और जितने बच गए थे वो सब क्लियर होंगे एमसीक्यूज में। इसमें कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन 100 ग्राम इज टेकन 75 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इन 8 मिनट। ठीक है, 200 ग्राम ऑफ सेम रिएक्टेंट है और 150 ग्राम में कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किसकी, पहले में हम लोग को के निकालना पड़ेगा। के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग। अब पहले कितना था 100, फिर कितना हो गया 75। 75 क्या होगा? रिएक्टेंट क्या हो गया होगा? चला गया होगा। इसका मतलब 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 25। 100 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो यानी हम बस बहुत सही है। फिर तो 2.303 डिवाइड बाय यहाँ पे टाइम दे रखा हुआ 8 मिनट, जो कि k इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग, यहाँ पे हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 25। 25 से यहाँ से 4 चला गया, तो यहाँ से आप लोग k की वैल्यू सॉल्व कर लोगे। ठीक, पहले हम लोग की k की वैल्यू सॉल्व हो गई, फिर उसके बाद आप लोग बताना इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, जब k की वैल्यू सॉल्व हो गई तो हमको अब टाइम पूछ रहा है, तो t इज इक्वल टू 2.303, वहाँ से हम लोग k की वैल्यू रखेंगे लॉग। अब कितना है 200, कितना चला गया 150, यानी बचा हमारे पास 50 यानी 00, यानी अब की बार भी log 4 है, तो log 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब log 4 कैंसिल हो गया, ये बात तो सही हो गई। इसका मतलब यहाँ से जो हमारे पास टाइम था वही टाइम यहाँ से हमारे पास आ जाए। कुछ समझ आया नहीं? और देखो देखो, पहले हम लोग ने के निकाल लिया था, जैसे ही हम लोग का के आ गया उसके बाद हमारे पास क्या बचा? हमारे पास टाइम ही तो बचा, तो टाइम यहाँ से आ जाएगा। सिंपल। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज ट्रिपल्ड। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसको हमने ट्रिपल कर दिया है। ठीक है, द रेट बिकम्स, अरे उसको अगर हमने ट्रिपल कर दिया है यानी वो 3 गुना हो गया, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 27 टाइम्स। 3 गुना हो गया तो 27 टाइम्स हो जाएगा। और द यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है, किसी की भी यूनिट निकाल दी, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। अगर हम लोग यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी सेकंड इनवर्स क्या हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। बस आगे देखते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इतना दे रखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? मैं क्यों सॉल्व करूं जब ये पूरा एमसीक्यू है? तो मुझे सॉल्व करने की क्या जरूरत, मुझे तो स्मार्ट आंसर से बस ट्रिक चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स, ये सब किसकी यूनिट है? ये सब है फर्स्ट ऑर्डर यानी 1 ऑर्डर रिएक्शन। तो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द प्लॉट ln a वर्सेस टाइम। अच्छा, ln की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करो क्योंकि उसी में है। फॉर्मूला क्या था? ln a नॉट माइनस ln a t इज इक्वल टू के टी। अच्छा, मैं ln a t को अलग कर लेता हूँ, तो ln a t हो गया हमारे पास ln a नॉट माइनस का के टी, भाई यही होगा। ठीक है, अब हमको देखो ये मेरे पास क्या है, ये y है क्योंकि क्या कह रहा है ये y एक्सिस पे ना, तो ये मेरे पास इधर y हो गया ln at के रिस्पेक्ट में और ये टाइम t के रिस्पेक्ट में, जो कि यहाँ पे क्या है वर्सेस टाइम है। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये a नॉट मेरे पास क्या हो जाएगा, ये अच्छा ये मेरे पास क्या है माइनस का mx, क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो ये ठीक है, और y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारे पास स्लोप हो जाएगा। इसका मतलब माइनस का mx है, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप आ रहा होगा तो इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। आगे ध्यान देते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या है, व्हाट डू कैटलिस्ट डू टू द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को या तो कम करता है या तो बढ़ाता है। भाई या तो ग्राफ बैरियर को या तो कम करेगा या तो बढ़ा देगा। निगेटिव कैटलिस्ट होगा तो बढ़ा देगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो कम कर देगा। में इंक्रीज और डिक्रीज रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर पे क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे होती है, कॉन्सेंट्रेशन पे, और होती है क्या कहते हैं कैटलिस्ट पे। फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट दिस पर सेकंड दे रखा है यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। एंड विल बी इनिशियल कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड करती है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, क्योंकि
R इज इक्वल टू के ए की पावर अगर 1 है तो देखो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन R इज इक्वल टू के ए की पावर अगर 0 होती तो ये टर्म 1 हो जाता, और ये सिर्फ डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट के ऊपर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके ध्यान देते हैं व्हाट विल द कंडीशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन मे बी द फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, बायोमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब है मेरे पास रिएक्टेंट स्पीशीज 2 होंगी। बायोमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब है मेरे पास रिएक्टेंट स्पीशीज 2 होंगी, और उसमें से एक रिएक्शन जो एक रिएक्टेंट होगा वो हमेशा एक्सिस में प्रेजेंट होगा। एक रिएक्टेंट जो होगा वो हमेशा एक्सिस में प्रेजेंट होगा। जैसे मेरे पास रिएक्शन है CH3I प्लस मेरे पास यहाँ पे क्या H2, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनता है CH3OH प्लस यहाँ से निकल जाएगा HI। तो ये तो बात की बात है। तो इसमें से मुझे वाटर क्या लेना पड़ता है, एक्सिस में। वाटर क्या लेना पड़ेगा, एक्सिस में। तो ये रहा एक और ये रहा बी। तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर जो होना चाहिए था वो मेरे पास 2 होना चाहिए था बायोमोलिकुलर, लेकिन ये ऑर्डर यहाँ पे रहता है फर्स्ट, क्योंकि जो एक्सिस में होता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, उसका रिएक्टेंट नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू के, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3I, जिसका ऑर्डर यहाँ पे क्या है 1। तो इसीलिए बोथ रिएक्टेंट हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन, गलत। वन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज इन लार्जेस्ट एक्सेस, ये बात सही है। व्हेन द रिएक्टेंट्स इन इक्विलिब्रियम, जब लार्ज में है तो कैसे होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो कम होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे पास बी हो जाएगा, क्योंकि मे बी फर्स्ट ऑर्डर उसने बोला है और मैंने फर्स्ट ऑर्डर आपको बताया कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अरे वाह, अब की बार फिर से वाटर है, तो यहाँ पे क्या है CH3I तो प्लस H2O। अगर हम इसको समझ लें इथाइल एसीटेट को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक्सिस में हो जाएगा। अगर ये मेरे पास एक्सिस में हो जाएगा तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन इसका रह जाएगा और 1 रह जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग सूडो ऑर्डर रिएक्शन भी इनको हम लोग बोलते हैं, जिसमें से हम लोग एक को हटा देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे भी अगर होना चाहिए था तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या होना चाहिए था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। भाई टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ हमारे 0.6 के, ठीक है। अब यहाँ पे किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, यहाँ पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यानी यहाँ पे इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन होने थे, जो कि इसका डी पॉइंट वो हमारे पास सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल। हाँ, जाहिर सी बात है, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। असर्शन तो सही है। रेट ऑफ रिएक्शन कैन डिक्रीज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन में भी डिक्रीज हो सकता है, वो तब कब होगा, वो होगा जब हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब मे भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका रीजन फॉल्स हो जाएगा, असर्शन ट्रू हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। Which of the following statement is not correct for the catalyst? अच्छा, कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाती है, ठीक है। इट ऑल्टर डेल्टा जी, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ स्पीड अप करती है रिएक्शन को, उसमें से डेल्टा जी का उससे कोई रोल नहीं है, फ्री एनर्जी का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। इट द सब्सटेंस डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। जाहिर सी बात है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो कैटलिस्ट से कोई मतलब ही नहीं होता। इट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन। हाँ, रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट यूज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हाँ, जाहिर सी बात है, सही है। रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंप्लीट रिएक्शन, रेट ऑफ कांस्टेंट, तो वैसे भी कांस्टेंट रहेगा, तो पूरी रिएक्शन तक वो कांस्टेंट ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, यहाँ पे है, ठीक है, फॉर द दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज सम टू द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अ रिएक्टेंट स्पेशल बैलेंस केमिकल रिएक्शन। नहीं, गलत है ये, क्योंकि रीज़न इसका गलत कैसे हो जाएगा, रीज़न यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि वो वहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऑलवेज इक्वल नहीं, कभी कभी मे नॉट भी इक्वल रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका रीज़न तो गलत हो जाएगा। असर्शन, इसका असर्शन यहाँ पे CH3, इसका असर्शन सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है द रेट लॉ ऑफ A टू B से प्लस C में जा रहा है, यानी यहाँ पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन B को अगर हम डबल कर रहे हैं तो 2, तब अगर R इज इक्वल टू के ए, यहाँ पे क्या है 2B, अगर इसको हम लोग 2B कर रहे हैं, कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कांस्टेंट कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की क्या होनी चाहिए, यानी द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K। भाई K की यहाँ पे रेट कांस्टेंट है पहली बात,
अगर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट कांस्टेंट यहाँ पे फैक्टर नहीं करता है, मतलब कहने का है अगर कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास कोई भी फैक्टर डिपेंड नहीं करता है, जो रेट एज इट इज़ रहता है वैसे ही रहेगा। मतलब समझिए, मतलब कह रहा हूँ कि जो है हमारे पास अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं उससे रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेट विल बी रिमेन सेम। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे रेट 1 है तो यहाँ पे रेट 2 जो रहेगा वो बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे 10 सेम हो जाएगा, नहीं सेम नहीं होगा, मतलब 1 और 2 हो जाएगा तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, बस बाकी किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये थे हमारे पास टोटल क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग ने कर लिए हैं नोट्स, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग। देखो एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग मैं आप लोग को मान के चल रहा था कि आप लोग ने मेरी वीडियो यानी नोट्स और न्यूमेरिकल देख रखा है, इसीलिए क्या कहते हैं मैंने एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग थोड़ा सा जल्दी जल्दी में निकाला है और कोशिश की आप लोगों को समझाने। अब इसके बाद काम अच्छे से लगाना और अच्छे मार्क्स लेके आना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के, इसके साथ डी और एफ ब्लॉक के साथ। बाय बाय।